Hello everyone, welcome to CUET PG Adda. This is Priya, your educator and mentor for economics. And आज हम लोग मिलके करने वाले हैं आपके CUET PG जो 2026 में आपका एग्जाम हुआ है, उसमें इकोनॉमिक्स का जो पेपर है उसका कंप्लीट पेपर सोल्यूशन. सो अभी तक मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी काफ़ी सारे पेपर्स के सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं और आज के सेशन में हमारा मोटिव है कि 2026 का जो इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ उसका लेवल भी समझे, उसके क्वेश्चंस को भी देखें एंड सबसे मेन चीज़ कि हम उनके सोल्यूशंस को देखें सो दैट स्टूडेंट्स को एक कंप्लीट क्लैरिटी मिल सके हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड. अब एक चीज़ पहले ही बता दूं, ऐसा हो सकता है कि आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस इजी लगे 2026 के पेपर के, एंड दैट इज ट्रू बिकॉज 2026 का जो पेपर था इकोनॉमिक्स का वो उसका लेवल इजी टू मॉडरेट ही था. बट इससे आपको डायरेक्शन लेनी है, इसको सिर्फ आपको ऐसा नहीं मान लेना कि इसी लेवल का पेपर आएगा इसको बेंचमार्क बना लेते, नहीं. हमेशा वो सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करो सो दैट जब आपको पेपर इजी मिले तो आपको खुशी हो और आप आसानी से अच्छा स्कोर ला पाए, राइट. तो चलिए जल्दी से इसी के साथ स्टार्ट करते हैं विद आवर क्वेश्चन नंबर 1. पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन सभी ऑप्शंस में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है, इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है. अब आपके पास है सबसे पहले कंज्यूमर सरप्लस. क्या होता है, आपके डिमांड कर्व के नीचे एंड प्राइस लाइन के ऊपर का वो जो कॉमन रीजन होता है, दैट इज करेक्ट. सेकेंड है कि मार्शल कहते थे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट होती है, दैट इज आल्सो करेक्ट. जो हिक्सियन कॉम्पनसेटरी वेरिएशन है उसे ज्यादा बेटर मेजर ऑफ वेलफेयर माना जाता है कंपेयर टू मार्शलियन सरप्लस, दैट इज आल्सो करेक्ट. कंज्यूमर सरप्लस, अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी यहाँ पे कैसे है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है, यानी कि डिमांड कर्व आपका हॉरिजॉन्टल है, उस सिचुएशन में कंज्यूमर सरप्लस जीरो होता है, दैट इज आल्सो करेक्ट. एंड जब टोटल रेवेन्यू अपने मैक्सिमम पर होता है उस सिचुएशन में ऐसा होता है कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो यूनिटरी हो जाती है, मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाती है, दैट इज आल्सो करेक्ट. तो पांचों ही स्टेटमेंट्स ठीक है और इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है. यस, ऑप्शन नंबर नॉट ऑप्शन नंबर 3, हमारे पास पांचों ही स्टेटमेंट्स ठीक है, तो ए बी सी डी एंड ई हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है. फिर पूछा गया मॉनेटरी पॉलिसी कौन फॉर्मुलेट करता है, मैम वेरी इजी क्वेश्चन, सेंट्रल बैंक. हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. देन इंडिफरेंस कर्व की कौन सी एक अजम्पशन नहीं है, बाकी सभी अजम्पशंस ठीक है, फोर्थ अजम्पशन गलत है, तो करेक्ट यही होगा क्योंकि पूछा गया क्या अजम्पशन नहीं है. बोला गया है कि अनइक्वल सेटिस्फैक्शन. इंडिफरेंस कर्व तो हमें दो गुड्स के वो सारे कॉम्बिनेशन देता है जो आपको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं, तो अनइक्वल सेटिस्फैक्शन यही गलत अजम्पशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चरल क्रेडिट सिस्टम कॉलोनियल पीरियड के दौरान कैसा होता था. मैम हमें पता है उस टाइम पर इंडिजिनियस मनी लेंडर्स डोमिनेट करते थे, ये बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यहाँ पर रखते थे वो बहुत ज्यादा हाई रखते थे ताकि फार्मर्स उसी डेट ट्रैप में फंसे रहें, और कोई भी कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस एज सच उस टाइम पर स्टैब्लिश्ड नहीं थे फॉर फार्मर्स. नेक्स्ट पूछा गया है रैंडम वेरिएबल के बारे में. रैंडम वेरिएबल इज अ न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, वेरी ट्रू. किसी भी एक्सपेरिमेंट के आउटकम का जो न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन होता है वही होता है आपका रैंडम वेरिएबल. बट ये असर्शन गलत है क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है किसी भी रैंडम वेरिएबल की वो आपके एक्सपेरिमेंट के आउटकम पे डिपेंड ही नहीं करती. नहीं भाई, ये एक्सपेरिमेंट के आउटकम पर ही डिपेंड करती है, इसीलिए यहाँ पे क्योंकि डज नॉट डिपेंड वाली बात बोली गई है तो ये रीजन गलत हो जाता है. तो करेक्ट क्या है, असर्शन ठीक है बट रीजन गलत है. नेक्स्ट पूछा गया है कि अगर इकोनॉमी में जो सेंट्रल बैंक है उसे मनी सप्लाई को या फिर क्रेडिट सप्लाई को कंट्रोल करना होता है तो वो डिफरेंट टूल्स का यूज करता है, इनमें से कौन कौन से टूल्स ठीक है. बच्चे पांचों ही टूल्स आपके ठीक है. कैश रिजर्व रेशियो को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को चेंज किया जा सकता है, बैंक रेट जिस रेट पर कमर्शियल बैंक्स बोरोइंग करते हैं सेंट्रल बैंक से उसे भी यहाँ पे चेंज किया जा सकता है. बैंक रेट क्या होता है, जहां पर बैंक्स ने इंटरेस्ट जो आपके कमर्शियल बैंक्स ने जब आपके सेंट्रल बैंक से यहाँ पे बोरोइंग की तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेंट्रल बैंक के द्वारा चार्ज किया गया और ये बोरोइंग यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स ने अगर लंबे समय के लिए की है उसे हम बैंक रेट कहते हैं. ओपन मार्केट ऑपरेशन भी करेक्ट है जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी के थ्रू क्रेडिट सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है, एंड क्रेडिट राशनिंग भी करेक्ट है. तो सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3. फिर पूछा गया है कि अगर दो गुड सब्स्टिट्यूट हैं, एक गुड की कीमत बढ़ जाती है तो दूसरे गुड की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा. मैम अगर एक गुड की कीमत बढ़ेगी और दोनों गुड परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं तो लोग दूसरे गुड की तरफ जाने लगेंगे, दूसरे गुड की डिमांड बढ़ जाएगी, तो एन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ द अदर कमोडिटी. ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी थी, इस क्वेश्चन को काफी लोगों ने चैलेंज भी किया मिलके इस क्वेश्चन में, लेकिन एनटीए ने जो अल्टीमेटली आंसर है उसे चेंज नहीं करा, बट उस आंसर को जिसे एनटीए ने सही बोला अगर हम उससे देखें
तो वो आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैलिड नहीं होता। हम यहाँ पे वही आंसर डिस्कस करेंगे जो एक्चुअल में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। बात की गई है होम चार्जेस के बारे में, तो पहले यहाँ पर रीजन में पढ़ो होम चार्जेस के बारे में। इसका मतलब बोला गया है कि ये होता है, दैट इज करेक्ट। बच्चे होम चार्जेस का मतलब क्या था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के रिसोर्सेज का यूज करती थी अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, अपने ब्रिटिश ऑफिशियल्स की सैलरी देने के लिए, मिलिट्री वगैरह के लिए या पेंशन वगैरह देने के लिए, उसी को हम होम चार्जेस कहते थे। तो ये रीजन गलत है। आदर्शन आपसे कह रहा है कि यहाँ पर बीओपी सरप्लस इंडिया को जो कॉलोनियल पीरियड के दौरान होता था उसके पीछे का कारण ये होम चार्जेस थे। नहीं, होम चार्जेस तो हमारे पैसों को यूज कर जो वो अपने एक्सपेंसेस मीट करते थे वो थे। बीओपी सरप्लस, ये बात सही है कि हमें कॉलोनियल पीरियड के दौरान हुआ, बट बीओपी सरप्लस के पीछे का जो इन्होंने कारण लिखा है ये गलत है। क्यों? क्योंकि बीओपी सरप्लस इसीलिए होता था इंडिया को क्योंकि उस टाइम पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इंडिया से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करवाती थी रॉ मटेरियल का, और उससे खुद प्रोडक्शन कर फाइनल गुड्स को इंडिया में इंपोर्ट करवाती थी। तो उस टाइम पर हम एक्सपोर्टर बन चुके थे रॉ मटेरियल के बहुत ज्यादा हाई अमाउंट पे, इस वजह से बीओपी सरप्लस होता था, ना कि होम चार्जेस की वजह से। इवन उस बीओपी सरप्लस को यूज किया जाता था इनके द्वारा इस होम चार्जेस के लिए। ठीक है, तो ये आदर्शन गलत है। तो सही हमारा करेक्ट क्या आंसर बन जाता है? ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुछ नहीं, आपको यहाँ पर ये जो गिवन फंक्शन है इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो मैं इस फंक्शन को कैसे लिख सकती हूँ? 5 प्लस में 2 रेज टू 2 इंटू में q रेज टू दी पावर, ये 2/q है। अगर मैं इसको 2 रेज टू दी पावर -1 ऐसे लिख दूँ तो कुछ गलत नहीं होगा। अब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, ये बन जाएगा 0, इधर रह जाएगा 2 एज इट इज, q रेज टू दी पावर -1 आगे आ गया, ये q एज इट इज, ये बन जाएगा n-1। अब 2 एज इट इज रहेगा, 2 एज इट इज है, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? -2, और ये है q रेज टू दी पावर -2। अब अगर इसी q रेज टू दी पावर -2 को मैं डिनोमिनेटर में भेज दूं तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये बन जाएगा q²। तो करेक्ट हमारे पास क्या है? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज -2/q²। डेरिवेटिव ही निकालना था, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर इजी सा आपके लिए क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब देखो कितनी बेसिक सी चीज, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन का मतलब पूछ लिया गया। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? रूल्स रेगुलेशंस अननेसेसरी जो हैं, जिनकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उनको रिलैक्स करना, उन्हें कम करना। तो इसके लिए क्या हमारे पास करेक्ट है? रिड्यूसिंग एंट्री बैरियर्स एंड कंट्रोल, तो इसके लिए हमारे पास सेकंड करेक्ट है। अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फॉरेन इकोनॉमीज के साथ आप क्या करने की कोशिश करो? कनेक्ट करने की कोशिश करो, वर्ल्ड इकोनॉमीज के साथ जुड़ने की कोशिश करो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप करने की कोशिश कर रहे हो। तो इसके लिए क्या करेक्ट है? ओपनिंग अप टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो हमारे लिए इसका फोर्थ करेक्ट है। अब देखो प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट में काफी बच्चों को अगर मीनिंग क्लियर नहीं है तो कंफ्यूजन डेफिनेटली हुई होगी। देखो प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन में ओनरशिप को प्राइवेट हैंड्स में ट्रांसफर किया जाता है, तो इसके लिए थर्ड करेक्ट है। जबकि डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या करा? गवर्नमेंट ने अपना जो हिस्सा था वो सेल ही कर दिया प्राइवेट हैंड्स में, प्राइवेट सेक्टर को, तो इसके लिए करेक्ट हो जाएगा 1। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। मैंने आपके लिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन को भी रख रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे इंप्लीमेंट किया गया था? करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका है राघवन कमेटी। अब देखो हुआ क्या था, 2002 में ये जो कॉम्पिटिशन एक्ट लाया गया था ये इस कमेटी के रिकमेंडेशन पे लाया गया। अब इस कमेटी के बारे में और इसकी रिकमेंडेशंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो बच्चे कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 जब लाया गया उसने रिप्लेस करा एक पहले वाले एक्ट को जिसका नाम था MRTP एक्ट, जो 1969 में यहाँ पर आपका आया था। ठीक है, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए जो एक्ट लाया गया था, ये एक्ट था 2002 में आए कॉम्पिटिशन एक्ट ने इसे रिप्लेस करा। अब हुआ क्या था कि एक राघवन कमेटी को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा 1999 में, इनकी लीडरशिप के अंडर, इसीलिए इसका नाम है राघवन कमेटी। अब इस कमेटी ने ये MRTP एक्ट को एग्जामाइन करा और इन्होंने यहाँ पर कुछ रिकमेंडेशंस दी। उसी के बाद कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 लाया गया, MRTP एक्ट 1969 को रिप्लेस किया गया। ओके, तो यही से आपका सवाल बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अगर इंटरनेशनल रिजर्व्स की जो होल्डिंग होती है सेंट्रल बैंक के पास, वो अगर उनमें कोई भी चेंज नहीं है, उनमें अगर कोई भी चेंज नहीं है तो इनमें से क्या होगा? तब उस सिचुएशन में बच्चे बीओपी हमारा हमेशा 0 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इस क्वेश्चन में भी डिस्क्रिपेंसी थी एंड इस क्वेश्चन में एट लास्ट एनटीए ने इस क्वेश्चन को ड्रॉप दे दिया था। ड्रॉप देने का मतलब होता है कि इस क्वेश्चन के आंसर, इस क्वेश्चन के मार्क्स सभी स्टूडेंट्स को मिले थे। ठीक है,
चाहे आंसर सही था चाहे गलत था, सबको क्योंकि क्वेश्चन में ही मिस्टेक थी या फिर ऑप्शंस में ही मिस्टेक होती है, तब यहाँ पर एनटीए के द्वारा ड्रॉप देने में सभी स्टूडेंट्स को उस क्वेश्चन के मार्क्स मिल जाते हैं। बट हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखो होता क्या है बच्चे, जब हम इंडिफरेंस कर्व के बारे में बात करते हैं तो हम स्लोप एंड एमआरएस ये दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन एमआरएस और स्लोप में थोड़ा डिफरेंस होता है। देखो एमआरएस क्या होती है, एमआरएस का मतलब होता है कि आपने एक गुड का कितना सैक्रिफाइस करा दूसरे गुड की एक और यूनिट को गेन करने के लिए। हमने गुड वाई को कितना सैक्रिफाइस करा गुड एक्स की एक और यूनिट गेन करने के लिए। मैंने कहा कि आपका जब इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होता है, जो जनरल केस होता है, तब यही एमआरएस डिमिनिशिंग होती है। इसका मतलब क्या है कि पहले मैं 4 यूनिट्स वाई की सैक्रिफाइस कर रही थी एक्स के एक यूनिट के लिए, फिर मैं 3 यूनिट्स गुड वाई की सैक्रिफाइस कर रही हूँ गुड एक्स की एक और यूनिट के लिए, फिर मैं 2 ही यूनिट सैक्रिफाइस कर रही हूँ गुड एक्स की एक और यूनिट के लिए। तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि एमआरएस हमारा फॉल कर रहा है, एमआरएस हमारा फॉल कर रहा है। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगी, एमआरएस यहाँ पर हमारा कैसा है, डिमिनिशिंग है या फिर ये फॉल कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो मैं एक गुड को सैक्रिफाइस करने को रेडी हूँ दूसरे गुड की एडिशनल यूनिट गेन करने के लिए, वो सैक्रिफाइस में धीरे धीरे कम करती जा रही हूँ। ठीक है, अब देखो स्लोप, स्लोप का मतलब क्या होता है बच्चा, स्लोप हमारे पास क्या होती है कि हम कह रहे हैं, मान लो कि ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है, तो स्लोप का मतलब क्या होता है कि हमने कहा कि लेट से हमारे पास जो स्लोप होती है वो होती है माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ओके, तो ये एमआरएस क्या है, ये एमआरएस आपके स्लोप की एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ स्लोप है। ओके, ऑलराइट, तो अब ये स्लोप क्या है, माइनस डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि आपने गुड वाई का जो सैक्रिफाइस करा है गुड एक्स को गेन करने के लिए, चेंज इन गुड वाई ड्यू टू चेंज इन गुड एक्स, यहाँ पर एक नेगेटिव साइन भी है। अब देखो मैंने पहले कहा कि स्लोप -4 थी, फिर ये -3 हो गई, फिर -2 हो गई, फिर -1 हो गई। अब आपको पता है नेगेटिव में जो नंबर जितना ज़्यादा छोटा होता है वो उतनी ज़्यादा हायर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि -4 हमारे पास क्या होगा, -3 से छोटा होगा, -3 से -3 -2 से छोटा होगा, -2 -1 से छोटा होगा। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि यहाँ पर जो स्लोप है हमारे इंडिफरेंस कर्व की वो इंक्रीज कर रही है, इंडिफरेंस कर्व की जो स्लोप है वो बढ़ रही है। बट यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज सही ना होने की वजह से या फिर जो भी गलती थी उसकी वजह से एनटीए ने यहाँ पे ड्रॉप किया था। फिर भी हम लोग अगर इस क्वेश्चन को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करें तो क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है द टर्म कॉन्वेक्स मीन्स, टर्म कॉन्वेक्स क्या कहती है, दैट द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व, यहाँ पे स्लोप वर्ड का यूज हुआ है तो हम कहेंगे स्लोप क्या होती है, स्लोप इंक्रीज करती है जैसे जैसे हम इंडिफरेंस कर्व में नीचे की तरफ को मूव करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि स्लोप यहाँ पर इंक्रीज करेगी जैसे जैसे हम इंडिफरेंस कर्व में नीचे की तरफ जाएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको वहीं पर ही प्रोवाइड कर दी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगेन क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस गिवन है, आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे बताना है। AFC ऑलवेज डिक्लाइंस विद इंक्रीज इन आउटपुट, करेक्ट है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आउटपुट के इंक्रीज होने के साथ यहाँ पे फॉल करने लगती है। मार्जिनल कॉस्ट आपके एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को उनके मिनिमम पॉइंट पे काटता है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। लर्निंग कर्व इंप्लाइज कॉस्ट राइजेस विद एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये बात गलत है बच्चे। लर्निंग कर्व का मतलब होता है कि जैसे जैसे कॉस्ट जो है आपकी कॉस्ट राइज नहीं करती है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के बढ़ने के साथ कॉस्ट फॉल करती है विद एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो ये स्टेटमेंट गलत है। लॉन्ग रन में सभी कॉस्ट वेरिएबल होती हैं, सही बात है, और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो होता है वो सभी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के मिलने से बनता है, तो इसीलिए यहाँ पर इनको एनवेलप करते हुए बनता है, ऐसे बनता है ना, हमारे पास बहुत सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स हैं, इनको एनवेलप करते हुए इस तरीके से किसी ना किसी पॉइंट पे टेंजेंट होता है, पहले फॉलिंग पोर्शन पे फिर राइजिंग पोर्शन पे, ऐसे आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बनता है। तो ये भी ठीक है, तो ABDE हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ओके, मैंने वैसे यहाँ पर हर चीज़ की आपके लिए एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी रख रखी है। नेक्स्ट हमारे पास एक रिग्रेशन इक्वेशन दे दी। रिग्रेशन इक्वेशन क्या होती है, यहाँ पर हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यहाँ पर हमारे पास एक टर्म होती है, एक दूसरा हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर होता है, ये दोनों पैरामीटर्स हैं, एंड देन उसके बाद हमारे पास एक यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है बच्चे, याद रखना ये जो है ये हमें यहाँ पर इस रिग्रेशन इक्वेशन का इंटरसेप्ट बताता है, ये जो वैल्यू होती है, और यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल का ये कोफिशिएंट होता है, ये जो दूसरा पैरामीटर है जो हमारे पास β2 है, ये हमें यहाँ पर क्या बताता है, ये हमें स्लोप बताता है। आपसे पूछा गया, देखो सेम इसी फॉर्म में लिखा है 60 + 5x, तो ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट है, ये दोनों
पैरामीटर है, ये जो है मुझे इंटरसेप्ट बता रहा है और x का जो कोफिशिएंट है जो बीटा 2 की वैल्यू है वो हमें यहाँ पे स्लोप की वैल्यू बता रही है। हमसे पूछा गया है स्लोप क्या है, तो x का जो कोफिशिएंट है, तो क्या है x का कोफिशिएंट 5, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, MRS क्या होती है बच्चे, MRS क्या होती है, दोनों ही गुड्स की मार्जिनल यूटिलिटी के रेशियो के बराबर, तो इसके लिए करेक्ट हो जाएगा 2। बजट लाइन क्या है, बजट लाइन हमारे पास स्लोप ऑफ बजट लाइन, लोकस ऑफ इक्वल यूटिलिटी कॉन्स्टेंट्स बेस्ड ऑन इनकम, यस, तो फोर्थ करेक्ट है। बजट लाइन हमारे पास एक कॉन्स्टेंट है जो हमें बताती है कि गिवन गुड्स के प्राइजेस पर एंड गिवन इनकम पर कंज्यूमर दो गुड्स के कौन कौन से कॉम्बिनेशन अफोर्ड कर सकता है। इंडिफरेंस कर हमें क्या शो करती है, वो सारे कॉम्बिनेशन जो कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन दे यानी कि इक्वल यूटिलिटी दे। तो थर्ड एंड प्राइस रेशियो, प्राइस रेशियो दोनों ही गुड्स के प्राइस का जो रेशियो है वो क्या होता है हमारे बजट लाइन के स्लोप। तो 2 4 3 1 इज द करेक्ट आंसर, 2 4 3 1 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट हमें जाना है और बताना है कि इनमें से कौन से 5 ईयर प्लान का जो नाम है और जो ईयर है वो करेक्ट नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। नहीं, हमें बताना है करेक्ट कौन सा है। ओके, तो हमें बताना है कि करेक्ट यहाँ पर कौन सा है, मतलब कौन कौन सा पेयर ठीक है। अब देखो, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ईयर ठीक है, 9 5 ईयर प्लान ठीक है, 10 ठीक है, 11 ठीक है, बच्चे फोर्थ 5 ईयर प्लान का पीरियड यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा है। देखो, पहला 5 ईयर प्लान 51 to 56 का था, ओके, दूसरा 5 ईयर प्लान हमारे पास 56 to 61 का था, फिर तीसरा 5 ईयर प्लान हमारे पास 61 to 66 का था, फिर 66 to 69 कोई 5 ईयर प्लान नहीं आया था, फिर 69 to 74 हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान आया था। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान का यहाँ पर ईयर गलत है। और फिर फिफ्थ 5 ईयर प्लान 74 से वैसे तो 79 तक चलना था, बट ये 78 तक ही चला था। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो यहाँ पे जो फोर्थ वाला है इसका ईयर यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो हमारे पास सही क्या है, ACDE ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस किसके द्वारा दी गई है, मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा। तो करेक्ट हमारे पास क्या है, फ्रीडमैन। कौन से फ्रीडमैन, मिल्टन फ्रीडमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ अ फर्म। अब देखो, जब हम टोटल कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो टोटल कॉस्ट हमें क्या बताती है, जब हम टोटल कॉस्ट कर्व बनाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि आउटपुट लेवल यहाँ पर होगा और टोटल कॉस्ट यहाँ पर होगी। कैसे बनता है इसका कर्व, ऐसा ओरिजिन से शुरू नहीं होता क्योंकि इसमें TFC और TBC दोनों होते हैं। तो आउटपुट के चेंज होने के साथ किस तरीके से टोटल कॉस्ट हमारी चेंज करे। तो टोटल कॉस्ट कर्व हमारे पास हमारा क्या है, ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, ओके। चलो, नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारे पास एक रिलेटिव मेजर है वेरिएबिलिटी का, डिस्पर्जन का। आपको बताना है हम इसे मेजर कैसे करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू में 100%। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन टू द मीन, करेक्ट है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर मैच करना है इनको, ओके। तो हैरोल्ड-टूमन मॉडल में हम लोग क्या बोलते हैं कि पर कैपिटा ग्रोथ रेट किन पर डिपेंड करता है, सेविंग्स रेट एंड कैपिटल आउटपुट रेशियो पे। तो इसके लिए फर्स्ट ही करेक्ट है। सोलो मॉडल के बारे में हम लोग क्या बोलते हैं कि सोलो मॉडल में, ओके, देखो सोलो मॉडल के बारे में हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन रेट ऑफ कैपिटल स्टॉक के बारे में एंड हमारे स्टेडी स्टेट के बारे में हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, ओके। तो देखो, सोलो मॉडल में हम लोग किस चीज के बारे में बात करते हैं, राइट। तो सोलो मॉडल में हम बोलते हैं कि एट द एंड यहाँ पे कन्वर्जेंस होगा, यहाँ पे कन्वर्जेंस होगा, ओके। गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल स्टॉक में हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल स्टॉक में हमारे पास दिस विल बी द करेक्ट, ओके। तो सेकेंड एंड स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट में क्या होता है, पर कैपिटा कैपिटल स्टॉक एंड पर कैपिटा आउटपुट हमारे पास क्या हो जाता है, कांस्टेंट। तो इसके लिए थर्ड करेक्ट है। तो 1 4 2 3 1 4 2 3 ऑप्शन नंबर 1 ठीक है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपके लिए सारी की सारी चीजों को मैंने एक्सप्लेनेशन में भी लिख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि आपको यहाँ पर गिवन है एक लीनियर सिस्टम, ओके, और आपको इसको अरेंज करना है। अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर टू सॉल्व अ लीनियर सिस्टम दिस यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन। मैथमेटिकल मेथड्स का आपका क्वेश्चन है, जल्दी से इसका सोल्यूशन भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, मैंने आपके लिए सारे ही स्टेप्स को लिख रखा है। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप अपने जो दोनों ही मैट्रिसेस हैं उनको सेटअप करोगे। फिर क्या करोगे, आप चेक करोगे कि ए का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ओके। देन आप क्या करोगे, आप एडजॉइंट निकालोगे, फिर आप इनवर्स कैलकुलेट करोगे, देन आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ओके। तो हमारे पास करेक्ट क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने ई ऑप्शन को देख लिया, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जाके चेक करना है कि यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो हो, ओके। फिर उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, लास्ट में तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी आएगा कि हम मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स को एक्स से, ओके। एंड हमारे पास यहाँ पर आएगा थर्ड, कंप्यूट द एडजॉइंट,
एंड देन हम लोगों ने कंप्यूट करा है ए इनवर्स को। देखो इसी तरीके से हमारा पूरा प्रोसेस है। तो EABCD ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। आपको यहाँ पर इस तरीके से एक इक्वेशन गिवन है, कंजम्पशन फंक्शन गिवन है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन है। आपको बताना है कि आउटपुट, कंजम्पशन एंड सेविंग इक्विलिब्रियम लेवल में कितनी होंगी। अब एक सिंपल सी बात है, हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहाँ पर y बराबर होगा C+I के एक 2 सेक्टर इकोनॉमी में। ठीक है, तो C की वैल्यू, कंजम्पशन की वैल्यू है हमारे पास 60 प्लस में 0.75y और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 60। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये क्या बन जाएगा, 40 एंड 60 100 प्लस में 0.75y। अब ये उधर जाकर माइनस होगा तो ये बन जाएगा 0.25y इज इक्वल्स टू में 100। इसको फर्दर सॉल्व कर लो, ये बन जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 0.25। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 100 25/100 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगा 100/25। हमारे पास y की वैल्यू 400 निकल कर आ चुकी है। तो हमारे पास आउटपुट कितना है, 400। कंजम्पशन भी पूछा गया है, इस कंजम्पशन फंक्शन में y की जगह 400 डाल दो तो ये बन जाएगा 40 प्लस में ये क्या है 75/100 में इसे ऐसे लिख सकती हूँ इनटू में 400। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 75 4 दा 300 होता है तो 340 बन जाएगा हमारे पास कंजम्पशन। ओके, और सेविंग एट द इक्विलिब्रियम लेवल। अब देखो इनकम बराबर होती है कंजम्पशन प्लस सेविंग के। इनकम 400 है, कंजम्पशन 340 की है, तो सेविंग कितने की हो जाएगी, माइनस करोगे तो पता चल जाएगा कि सेविंग कितने की है, 60 की है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 60 है। तो 400, 340 एंड 60 ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका एकदम करेक्ट आंसर है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाले मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में सर्टेन स्टेटमेंट्स आर गिवन। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से पता नहीं क्यों बट एनटीए क्वेश्चन हर साल पूछता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि करेक्ट कौन कौन सा है। यहाँ पर डिमांड कर्व होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, एब्सोल्युटली करेक्ट। एक्सेस कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है, यस। एक्सेस कैपेसिटी क्या होती है कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस के बीच का डिफरेंस होता है, वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एग्जिस्ट करता है। फर्म प्राइस टेकर होती है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन यहाँ पर होता है, हर किसी का प्रोडक्ट एक दूसरे से किसी ना किसी वजह से थोड़ा थोड़ा डिफर करता है। और सेलिंग कॉस्ट यहाँ पे सिग्निफिकेंट होती है क्योंकि यहाँ पर सभी फर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो सेम है बट उसमें किसी ना किसी वजह से डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट इनको इनकर करनी पड़ती है अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए। तो पांचों ही स्टेटमेंट्स ठीक हैं, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कैन बी मिसलीडिंग गाइड टू कॉस्ट ऑफ बोरिंग, दैट इज करेक्ट। बच्चे नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कॉस्ट ऑफ बोरिंग को अगर आप यहाँ पे जानना चाहते हो तो अगर आप सिर्फ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को देखोगे तो थोड़ा मिसलीडिंग हो जाएगा। ठीक है, द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कैन बी मिसलीडिंग गाइड, द रियल इंटरेस्ट रेट इज नॉमिनल इंटरेस्ट रेट प्लस रेट ऑफ इन्फ्लेशन नहीं। बच्चे नॉमिनल इंटरेस्ट रेट किसके बराबर होता है, रियल इंटरेस्ट रेट प्लस में इन्फ्लेशन रेट के बराबर होता है। यहाँ बोला गया रियल इंटरेस्ट रेट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन के बराबर होगा, नहीं, रियल इंटरेस्ट रेट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट के बराबर होता है। तो ये वाली बात गलत है, तो असर्शन ठीक है और रीजन गलत है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि आपको मैच करना है। ओके, एफिशिएंसी इन एक्सचेंज की कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि जो दोनों ही हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके इंडिफरेंस कर्व की स्लोप एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, टेंजेंसी होनी चाहिए, तो हमारे पास सेकंड करेक्ट है। ओके, एफिशिएंसी इन द यूज ऑफ इनपुट्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये वाला थर्ड ऑप्शन ठीक है। एफिशिएंसी इन द आउटपुट मार्केट हमारे पास उसके लिए करेक्ट हो जाएगा फोर्थ वाला। ओके, एंड देन मार्केट फेलियर कहाँ पर होता है, एक्सटर्नैलिटीज की सिचुएशन में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसके लिए फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास 2 3 4 1 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, आपको देखो कितना आसान क्वेश्चन दिया गया स्टैट से। अब जिसने भी मेरी स्टैट्स की प्लेलिस्ट को अच्छे से देखा होगा, क्योंकि मैंने आपको एक एक चीज़, अगर आपने उस प्लेलिस्ट को देखा है तो एक एक चीज़ स्टेप वाइज ही बताई है कि ये अगर आपके पास टॉपिक है तो इसमें पहले ये स्टेप होता है फिर ये होता है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। आपसे क्या बोला गया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर आपको निकालना है, कोई भी आपके पास डेटा गिवन है तो उसके लिए क्या प्रोसेस आप फॉलो करते हो। देखो सबसे पहले आप क्या करते हो बच्चे, आप यहाँ पर निकालते हो मीन निकालोगे, आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालोगे। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के बाद आप लोग क्या करोगे, आप स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड कर दोगे एंड देन आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 100% से, यानी कि डी, और फिर आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मिल जाएगा। करेक्ट, तो यही सही है क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू में 100% फॉर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। मीन निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, दोनों को इस फॉर्मूला में रखा, 100% से मल्टीप्लाई करा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया, CAB D ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके
इस लिस्ट को इस लिस्ट के साथ आपको मैच करना है, जैसा आप देख सकते हो। तो क्लासिकल मॉडल में यहाँ पर क्या कहा गया है कि प्राइस एंड वेज यहाँ पर क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, इसकी वजह से हमेशा इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच जाती है। फोर्थ करेक्ट है। इफेक्टिव डिमांड यहाँ पर क्या है हमारे पास, ओके। एंड सेज लॉ एंड केनेजियन मॉडल, देखो सेज लॉ सिंपल सी बात है, हर बार मैक्सिमम टाइम्स पूछा गया है ये, तो इसका मतलब होता है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, जिसमें क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव करते थे। देन हमारे पास क्या है, केनेजियन मॉडल। केनेजियन मॉडल में क्या बोला गया है, आउटपुट डिटरमाइंड बाय एग्रीगेट डिमांड इन शॉर्ट रन। तो यहाँ पर क्योंकि केनेजियन मॉडल में जॉन माइनार्ड केन्स फोकस करते थे शॉर्ट रन पे, राइट, वो लॉन्ग रन में नहीं शॉर्ट रन में बिलीव करते थे। तो यहाँ पर हमारे पास थर्ड करेक्ट है। इफेक्टिव डिमांड के लिए हमारे पास सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 4213 4213 ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने आपको अपने सेशंस में, जहां मैंने आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए थे, 50 बार बताया था कि ये प्रॉपर्टीज होती हैं चारों की। तो पब्लिक गुड क्या होते हैं, नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवल। नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवल। हमारे पास प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं, एक्सट्रीम केस होते हैं दूसरा, जहां पे एक्सक्लूडेबल एंड राइवल दोनों होते हैं। तो एक्सक्लूडेबल एंड राइवल। फिर उसके बाद हमारे पास क्लब गुड्स क्या होते हैं, एक्सक्लूडेबल तो होते हैं बट नॉन राइवल होते हैं, ठीक है। तो दीज आर एक्सक्लूडेबल बट नॉन राइवल, ओके। इन कॉमन पूल रिसोर्सेज नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, कॉमन रिसोर्सेज हैं तो नॉन एक्सक्लूडेबल है बट राइवल होंगे, तो नॉन एक्सक्लूडेबल बट राइवल, ओके। तो 2413 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखो आपको ना यहाँ पर एक फंक्शन इस तरीके से गिवन है और आपको ये सब कैलकुलेट कर कर उसको उसके करेक्ट आंसर के साथ यहाँ पे मैच करना है, ठीक है। चलो तो फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। देखो z ऑफ, इस तरीके से जब आपको इसको फाइंड आउट करने को कहा गया, इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर इस गिवन फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो मैं अगर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, x स्क्वायर है तो ये बन जाएगा हमारे पास 2x, और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये y स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो इसके लिए करेक्ट क्या है, 2x प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि थर्ड करेक्ट है। z ऑफ y, इसको कैलकुलेट करने का मतलब क्या है कि आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है गिवन प्रोडक्शन गिवन फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में। कर देते हैं y के रिस्पेक्ट में, तो ये 0 हो जाएगा। y के रिस्पेक्ट में करूंगी तो ये बन जाएगा 2xy, और y के रिस्पेक्ट में करा तो ये 1, 2xy प्लस 1, यानी कि इसके लिए सेकंड करेक्ट है। अब zxy का मतलब क्या है कि आपके पास ये जो है, ये वाला जो फंक्शन है, अब इसे आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो देखो ये वाला फंक्शन मेरे पास ये है, इस फंक्शन को अब मैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रही हूँ, तो मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रही हूँ y के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या बन जाएगा, जब मैं इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी तो ये तो 0 हो गया, ये बच जाएगा 2y। तो इसके लिए क्या करेक्ट बन जाएगा, 2y। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मुझे कहा जा रहा है कि मैं z ऑफ y, इसे, ये वाला जो फंक्शन है, इसे x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करूं। तो मैं इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगी x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या बन जाएगा, x के रिस्पेक्ट में करूंगी तो ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ओके। हमें इसको x के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, 2y हमारे पास 2 बारी है, राइट, ऑप्शंस में हमारे पास 2y भी 2 बारी है, तो यहाँ पर हमारे पास दोनों में ही 2y बच रहा है, ठीक है। तो हमारे पास हम लोग कह सकते हैं C के लिए मैं ऐसे बोल सकती हूँ 4 या फर्स्ट करेक्ट है। सिमिलरली D के लिए भी 4 या फर्स्ट में से हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब ऑप्शन में देख लेते हैं, 3 2 हमारे पास कौन सा है, 3 2 1 4, एक ही ऑप्शन है जिसमें 3 2 का ऑर्डर था, तो इसलिए 1 4 में से तो आप कुछ भी ऊपर नीचे कर सकते हो क्योंकि दोनों में ही 2y ही निकल के आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हेक्सर-रोलिन थ्योरी। हमारे पास बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज है, उसमें से हेक्सर-रोलिन थ्योरी क्या कहती है कि ट्रेड क्यों अराइज होता है डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, फैक्टर एंडाउमेंट में डिफरेंसेस की वजह से। जो एक लेबर अबंडेंट कंट्री है वो लेबर इंटेंसिव गुड्स को बनाकर एक्सपोर्ट करेगी, और जो कैपिटल अबंडेंट कंट्री है वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को बनाकर एक्सपोर्ट करेगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास ओके, ये वाला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को भी एनटीए ने ड्रॉप कर दिया था। ड्रॉप क्यों होता है, जब क्वेश्चन में कोई गलती होती है, आंसर के ऑप्शंस में कुछ गलती होती है, तब किया जाता है। स्टिल अगर हमें इनको थोड़ा सा देखना हो और हमें अरेंज करना हो इसको ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट, तो हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो कोल माइनिंग है रानीगंज में वो हुई, देन रेलवे एज इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट, देन टेक्सटाइल मिल्स आई बॉम्बे में, देन जूट इंडस्ट्री आई बंगाल में, देन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आई है जमशेदपुर में, दैट इज टिस्को 1907 में जो आई थी। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। तो कोल माइनिंग हमारे पास ऑप्शन बन जाते हैं D E A B C,
क्या एनटीए के ऑप्शंस में ऐसा कुछ था? नहीं था। इसी वजह से ऑप्शंस में गलती होने की वजह से फिर ड्रॉप देना पड़ा, सबको मार्क्स दे दिए गए। बट अदरवाइज अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डिस्कस करें तो ये ऑर्डर बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ओके, ट्रांसमिशन मैकेनिज्म प्रोसेस के डिफरेंट स्टेजेस हैं, आपको इनको बताना है। तो ट्रांसमिशन मैकेनिज्म प्रोसेस फॉलो डिफरेंट स्टेजेस, आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट हमारे पास कौन कौन से है। ओके, चलो, तो आपको इनको अरेंज करते हुए यहाँ पे बताना है, ठीक है। ये यहाँ पे इसका प्रोसेस का जो स्टेजेस है वो किस ऑर्डर में यहाँ पे होंगे, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे सारी चीजों को लिख रखा है। सबसे पहले चेंज होगा रियल मनी सप्लाई में, देन पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट होगा, देन चेंज होगा उसकी वजह से एसेट प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट में, देन स्पेंडिंग एडजस्ट करेगी ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट, एंड देन आउटपुट एडजस्ट करेगा, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट क्या है? ACEBD हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल है। फिस्कल डेफिसिट गलत है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, तो ये वाला गलत है। रेवेन्यू डेफिसिट ये करेक्ट है। बजट डेफिसिट करेक्ट है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। प्राइमरी डेफिसिट में फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट होता है, गलत है। और करंट डेफिसिट का भी फॉर्मूला गलत है। तो B एंड C हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर है, हमसे करेक्ट ही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ना यहाँ पर बहुत सारी फेमाइंस गिवन है और इन फेमाइंस को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। चालीसा फेमाइन का पीरियड कुछ ये था, फिर उड़ीसा फेमाइन आई, इसका पीरियड ये था, राजपुताना फेमाइन, बिहार फेमाइन एंड ग्रेट फेमाइन। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या बन रहा है? ACEBD, राइट, ACDEB, ACDEB, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बन रहा है, ठीक है। ACDEB हमने करेक्ट मार्क किया है, राइट। तो चालीसा फेमाइन, देन उड़ीसा फेमाइन, देन राजपुताना फेमाइन, देन बिहार फेमाइन एंड लास्ट में ग्रेट फेमाइन। अब देखो, आई टोटली अंडरस्टैंड कि ये कहना कि आपको हर एक फेमाइन का ईयर या पीरियड याद हो ये डिफिकल्ट है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को छोड़ा था जिनको अच्छी नॉलेज थी, जिन्होंने फेमाइन के बारे में पढ़ रखा था। और इवन अगर आपने फेमाइन के बारे में पढ़ा है तब भी कई बार माइंड से ईयर स्किप हो जाता है, तो हर बार ऐसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि आपको बताना है कि ये जो सिंबल्स हैं ये इनमें से किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चे ये हमारे पास हमें हमारे सैंपल का मीन डिनोट करता है। ये हमें क्या दिखाता है? सैंपल मीन, तो 2। ये हमें पॉपुलेशन मीन दिखाता है, तो पॉपुलेशन मीन 3। ये हमें क्या दिखाता है? ये हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिखाता है जो हमें पॉपुलेशन के थ्रू मिला है, और ये हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिखाता है जो हमें सैंपल से मिला है। सो 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है? ओके, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी चीजें करेक्ट हैं। स्लोप आपको एक रिग्रेशन इक्वेशन की जो है वो ये शो करती है कि आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज होता है फॉर पर यूनिट चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये बात बिल्कुल ठीक है। प्रोबेबिलिटीज ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव, ये वाली चीज गलत है, ये वाली चीज गलत है। ओके, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू में दिस, दैट इज करेक्ट। OLS मिनिमाइजेस द स्क्वायर्ड एरर, दैट इज करेक्ट। कन्वीनियंस सैम्पलिंग इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एग्जाम्पल है, नहीं। कन्वीनियंस सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या नॉन रैंडम सैम्पलिंग का एग्जाम्पल होती है। तो A, C एंड D यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन गया, ऑप्शन नंबर 1। फिर आपसे पूछा गया है कि इन द केनेजियन मॉडल इक्विलिब्रियम आउटपुट वहां डिटरमाइन होता है जहां एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है, करेक्ट है। इफेक्टिव डिमांड is that or the level of demand that will occur given firm's expectation of profit, ये बात भी सही है। तो दोनों ही चीजें करेक्ट है, तो हमारे पास A एंड R यहाँ पर हमारा करेक्ट निकल कर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछे जाते हैं। फिलिप्स कर्व लॉन्ग रन में नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, करेक्ट। कैसा होता है? ऐसा होता है फिलिप्स कर्व हमारा शॉर्ट रन में। लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व इज स्टीपर इन स्लोप देन शॉर्ट रन, ये वाली चीज गलत है हमारे पास, ठीक है। ओवर द टाइम फिलिप्स कर्व हैज टेंडेंसी टू बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो समय के साथ फिलिप्स कर्व हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है, ये भी गलत है। लॉन्ग रन में हमारा फिलिप्स कर्व इस तरीके से वर्टिकल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? यस, द फिलिप्स कर्व शोज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड मनी, ये वाली चीज भी गलत है यहाँ पर। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस प्लेज अ मेजर रोल इन वेज नेगोशिएशन, डेफिनेटली इन्फ्लेशन को लेकर, प्राइस लेवल को इकोनॉमी में लेकर जो एक्सपेक्टेशन है उसके अनुसार वेज नेगोशिएशन की जो कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है उस पर असर पड़ता है, ठीक है। तो वेज नेगोशिएशन इससे अफेक्ट होता है, तो ये भी हमारे पास करेक्ट है, ओके, राइट। तो हमने यहाँ पे कहीं पे कुछ गलत मार्क कर दिया क्या? तो हमारे पास C तो डेफिनेटली गलत है। फिलिप्स कर्व, ओके, आई गेस हमारे पास A और E हमसे पूछा गया है कि करेक्ट कौन कौन सा है।
ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा। पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड मनी, इस क्वेश्चन में या तो हमने कुछ गलत रीड करा है या फिर इसमें कुछ तो गड़बड़ की है हमने। ओके, ऑल राइट, एक बार चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग वापस से। ओके ओके ओके, गॉट इट। बच्चे बी स्टेटमेंट को मैंने गलती से गलत बोल दिया, ये वाली स्टेटमेंट ठीक है आपकी। यस, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व इज स्टीपर इन स्लोप देन शॉर्ट रन कर्व, ये वाली स्टेटमेंट ठीक है, इसीलिए हमारा सही ऑप्शन नहीं आ रहा था। बी स्टेटमेंट ठीक है, सी और डी गलत है, तो ए बी ई हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इंटरेस्ट रेट एंड प्राइस लेवल आर जॉइंटली डिटरमाइंड बाय साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम ऑफ योर गुड्स एंड योर मनी मार्केट, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी एनटीए ने यहाँ पे ड्रॉप दिया था क्वेश्चन, या फिर जब भी आंसर के ऑप्शंस में गलती होती है तब ऐसा होता है, बट स्टिल हम लोग देख लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर बनना क्या चाहिए था। सबसे पहले बच्चे कार्डिनल यूटिलिटी है, देन उसके बाद यहाँ पे स्लस्की का डिकम्पोजिशन होता है, देन उसके बाद आती है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच हमारे पास, देन रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, एंड देन हमारे पास मॉडर्न बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, BDACE। यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे गलती हुई, इस वजह से एनटीए को इसमें ड्रॉप देना पड़ा, बट अदरवाइज हमारा ये आंसर इस तरीके से करेक्ट बन रहा है। और जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि फर्म यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज रेवेन्यू यहाँ पर बराबर है, ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे फर्म अर्न कर पा रही है। दिस इज व्हाट वी मीन बाय जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। इससे मैच करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट कर्व हमें क्या शो करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर्व हमारा मेजर करता है, ओके राइट, एक एक करके देखते हैं। ओके, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर से स्टार्ट करते हैं। जब भी आपको ऐसे लगे कि 3-4 ऑप्शन देख के कंफ्यूजन हो रही है, इजी वाले से शुरू करो। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, दो गुड्स के वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन शो करेगा जो हम हमारी इकोनॉमी में हमारी गिवन रिसोर्सेज का यूज कर प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसके लिए फोर्थ ही हमारा करेक्ट होगा। सोशल वेलफेयर फंक्शन हमारा क्या शो करता है, ये मेजर ऑफ वेलबींग हमारी जो सोसाइटी में है वो ये डिनोट करता है, ठीक है, सो मेजर द वेलबींग, तो हमारे पास थर्ड इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देन हमारे पास क्या है, यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, इट शोज ऑल efficient allocation of resources measured in terms of utility and contract curve के लिए फिर 1 करेक्ट हो जाएगा, तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट है। आपसे पूछा गया है कि efficient level of output वहां पर होता है जहां पर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट कैसे रिलेट करेगी आपके मार्जिनल सोशल कॉस्ट से, तो जहां पर ये प्राइस मार्जिनल सोशल कॉस्ट के बराबर होती है वहीं पर एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट आपका डिटरमाइन होता है, ठीक है, तो इक्वल टू। नेक्स्ट हमारे पास क्या, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको बताना है कि इसमें करेक्ट आपका क्या यहाँ पर कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है इन ऑप्शंस में से। ओके, ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाली बात ठीक है, इट अलाउज नेगेटिव वैल्यू, नो दिस इज इनकरेक्ट कि इट अलाउज नेगेटिव वैल्यू ऑफ डिसीजन वेरिएबल ऑलवेज। feasible region is usually a polygon, yes it is usually a polygon, its constraint must be linear, very correct, its optimal solution lies at corner point, not always, तो इसीलिए इसे भी हम गलत बोल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शन होता ए सी, ओके तो हमारे पास यहाँ पर बी तो डेफिनेटली गलत है, हम लोग एक बार देख लेते हैं, ए सी डी हमारा यहाँ पे सही बन रहा है, ए सी डी यहाँ पर हमारे पास सही बन रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो ए सी डी हमारे पास नहीं होता ऑप्शन और ए सी डी ई होता, तब हम ए सी डी ई को भी करेक्ट बोल सकते थे, बट अभी यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें ए सी डी है, वही अप्रोप्रिएट हमारा आंसर बन रहा है, तो हमने ए सी डी को करेक्ट बोला है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वेरी इजी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय, ओके यहाँ पे हमारे पास करेक्ट क्या है, ऑप्शन नंबर 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। पब्लिक गुड के केस में मार्केट फेलियर क्यों अराइज होता है, फ्री राइडर प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि पब्लिक गुड के केस में नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी का फीचर होता है, इसकी वजह से कई लोग यहाँ पर कम पे कर या बिना पे करे भी उस गुड को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मार्केट फेलियर होता है, तो फ्री राइडर की प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे मार्केट फेलियर हो रहा है। ओके, इन द शॉर्ट रन इफ प्लान्ड परचेज एक्सीड्स प्रोडक्शन, प्लान्ड परचेज जो है हमारी इकोनॉमी में अगर वो प्रोडक्शन लेवल से ज्यादा हो जाता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, परचेज लेवल ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ओके देखो बहुत इजी सी बात है, मनी के फंक्शंस आपको यहाँ पर गिवन है और आपको बताना है कौन कौन सी चीज ठीक है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर डेफिनेटली हम यूज करते हैं, यूनिट ऑफ अकाउंट है, स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पर भी हमें पता है, इसके हम 3-4 फंक्शंस तो नॉर्मली वैसे भी डिस्कस करते हैं मनी एंड इन्फ्लेशन वाले यूनिट में। मेजर ऑफ इकोनॉमिक सर्टेनिटी ये गलत है, मेजर ऑफ हैप्पीनेस ये भी गलत है, तो ABC इसके 3 फंक्शंस है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि कौन सा वो कर्व है जो हमें वो सारे एफिशिएंट एलोकेशन
दिखाता है गुड्स के बिटवीन टू कंज्यूमर्स और टू इनपुट्स बिटवीन टू प्रोडक्शन फंक्शंस। कौन सा कर्व है? कॉन्ट्रैक्ट कर्व। ओके, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इंडिया का इंडिपेंडेंस के टाइम पर कैसा था? एग्रीकल्चर डोमिनेटेड था। ओके, तो इट वाज डोमिनेटेड बाय एग्रीकल्चर सेक्टर। देन हमारे पास क्या है? ओके, मनी मल्टीप्लायर का ये जो प्रोसेस है इसको करेक्ट ऑर्डर में आपको यहाँ पे लगाना है। सबसे पहले कहाँ से शुरुआत होगी? आरबीआई हाई पावर्ड मनी को इकोनॉमी में इंजेक्ट करेगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बच्चे बैंक्स के पास जो भी पैसा आएगा, जो भी डिपॉजिट आएंगे, उनमें से बैंक कुछ पैसा रिजर्व के तौर पर यहाँ पे अलग करेगा, बचे हुए पैसे को बैंक लोन में देगा और इस तरीके से डिपॉजिट एक्सपेंशन होगा। ACBDE ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। आपसे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी मार्केट है जिसमें इस तरीके के फीचर्स होते हैं। कैसी मार्केट भाई? कि क्लोज सब्स्टिट्यूट्स प्रोडक्ट के अवेलेबल होते हैं। मैम ये पढ़ते ही हमें समझ में आ गया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्यों? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में तो सबका प्रोडक्ट एक्जैक्टली सेम है, मोनोपोली में तो कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ही नहीं होते। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सबका जो प्रोडक्ट है, भले ही वो प्रोडक्ट एक ही हो, मान लो भले ही वो टूथपेस्ट है, बट सबके टूथपेस्ट की अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग फीचर्स हैं। तो ये वाली बात मोनोपोलिस्टिक में होती है और मोनोपोलिस्टिक में ही फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स भी होती है, जिसकी वजह से लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है, शॉर्ट रन में नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट, लॉस कुछ भी हो सकता है। ओके, तो हमारे पास दोनों ही फीचर्स कहाँ हैं? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, बताना है इनमें से कौन कौन सी चीजें करेक्ट है। ओके, अभी हमारे थोड़े से क्वेश्चंस और बचे हैं, चलो जल्दी से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। IS कर्व शिफ्ट्स टू द राइट व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर राइजेस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। LM कर्व शिफ्ट्स टू द लेफ्ट व्हेन मनी सप्लाई फॉल्स, करेक्ट है। इंटरैक्शन जहां पर ISLM का होता है वहां पर हमें इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट एंड इनकम मिलते हैं, करेक्ट है। अ राइज इन प्राइस लेवल शिफ्ट LM कर्व टू द लेफ्ट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। लिक्विडिटी ट्रैप के केस में LM कर्व आपका वर्टिकल होता है, नहीं वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है, तो ये गलत है। ABCD यहाँ पर हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट आपसे बोला गया है कि कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि जो स्टेटमेंट्स है रिगार्डिंग मेजर ऑफ डिस्पर्जन, बताओ इनमें से कौन कौन सी ठीक है। अब इस क्वेश्चन में भी एनटीए ने ड्रॉप दिया था क्योंकि ऑप्शंस में गलती थी। ओके, एंड ये वाला क्वेश्चन मैंने स्पेसिफिकली स्टूडेंट से कहा था कि ये चैलेंज किया जाना चाहिए। यहाँ पे क्या है? रेंज इज सेंसिटिव टू एक्सट्रीम। क्यों? क्योंकि रेंज क्या होती है? यहाँ पर हाईएस्ट एंड सबसे छोटी वैल्यू के बीच का डिफरेंस, so this is affected by extreme, ठीक है। Then coefficient of variation is unit free, that is correct. Quartile deviation के बारे में आपसे कहा गया है that Q3 minus Q4 डिवाइडेड बाई 2। बच्चे क्वार्टाइल डेविएशन को हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं। तो देखो इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? Q3 माइनस Q1, दिस इज करेक्ट। लेकिन क्वार्टाइल डेविएशन जिसे हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज डिवाइडेड बाय 2। तो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2 सही होता है। यहाँ 4 लिखा है, Q4 लिखा है, इसीलिए गलत है। और वेरिएंस इज स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस आपके स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर रूट होता है, आप स्क्वायर रूट होता है, ये बोला गया। बच्चे वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस हमें कैसे मिलता है? अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दूं तो मुझे वेरिएंस मिलता है, स्क्वायर रूट करके नहीं, तो ये गलत है। तो ABD यहाँ पर हमारे पास हमारा सही आंसर बन जाएगा। यस, जैसा मैंने बताया ड्रॉप था तो ऑप्शंस डेफिनेटली यहाँ पे मैच नहीं करेंगे, ऑप्शंस में गलती थी, इसीलिए यहाँ पे ये ड्रॉप आपको दिया गया था। मैं यहाँ पे आपका सही आंसर लिख देती हूँ, ABD हमारा सही ऑप्शन यहाँ पर एक होना चाहिए था, जो नहीं था, इसलिए ड्रॉप दे दिया गया। वेरी इजी क्वेश्चन, मैक्रो इकोनॉमिक गोल जो है हमारे, उनमें से कौन सा हमारे एक मैक्रो इकोनॉमिक गोल नहीं होता? मैक्रो इकोनॉमिक क्या है? इट इज ऑल अबाउट किन चीजों के बारे में? इकोनॉमी को हम टोटलिटी में स्टडी करते हैं। तो देखो फुल एम्प्लॉयमेंट, स्टेबल इन्फ्लेशन, राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब कुछ है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक गोल में, लेकिन मैक्सिमाइजिंग फर्म लेवल आउटपुट नहीं होगा, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मोनोपोली। ओके, मोनोपोली पावर इज द एबिलिटी टू सेट प्राइस अबव मार्जिनल प्राइस cost and that the amount by which price exceeds marginal cost depends inversely on the elasticity of demand. एब्सोल्युटली करेक्ट। हमारे पास क्या होता है? मोनोपोली पावर का मतलब होता है कि कोई भी फर्म यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट से कितना ज़्यादा अपना प्राइस हाई सेट कर सकती है, और ये जो मोनोपोली पावर होती है ये इन्वर्सली रिलेटेड होती है किससे? आपकी यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। ओके तो हम यहाँ पे एक लर्नर्स इंडेक्स का टॉपिक पढ़ते हैं, जहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि ये लर्नर्स इंडेक्स हमें हेल्प करता है उस मोनोपोली पावर को मेजर करने में। इसका फॉर्मूला होता है P माइनस MC अपॉन में प्राइस लेवल, और ये हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से इन्वर्सली रिलेटेड होता है। तो मोनोपोली पावर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से इन्वर्सली रिलेटेड होती है। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई होगी, यानी कि प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज करने पर डिमांड पे बहुत असर पड़ता है, तो मोनोपोली पावर कम हो जाएगी, तब जो फर्म है वो ज़्यादा हाई प्राइस सेट नहीं कर सकती। वहीं अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लो है,
यानी कि प्राइस को चेंज करने पर भी डिमांड में ज़्यादा असर नहीं पड़ता, तो मोनोपोली पावर हाई होगी, फर्म हाई प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के कंपैरिजन में सेट कर पाएगी। तो ये ठीक है। मोनोपोली पावर इज डिटरमाइंड विद द मोर नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, ये गलत है बच्चे। मोनोपोली पावर कब ज्यादा होगी? जब नंबर ऑफ फर्म्स कम होगी। दिस इज व्हाट वी मीन बाय मोनोपोली। तो ये सेकंड गलत है, तो असर्शन ठीक है, हमारे पास रीजन गलत है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि कॉलोनियल पीरियड के दौरान यहाँ पर किस तरीके की चीज़ें थी। स्टेटमेंट्स रीड करते हैं। लेबर रिलेशन कॉलोनियल इंडस्ट्री में बहुत एक्सप्लॉयटेटिव थे, करेक्ट। इंडियन इकोनॉमी में हमारा टॉपिक है, वहाँ हम ये पढ़ते हैं। वर्कर्स को लो वेजेस दिए जाते थे, पुअर वर्किंग कंडीशन थी या इनह्यूमन वर्किंग कंडीशंस थी, मिनिमल लेबर राइट्स थे, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये सब कुछ फीचर्स थे, या ये उस टाइम पे जो हमारे पास जो आप कह सकते हो कि जो लेबर सिचुएशन थी कॉलोनियल इंडिया में, वो कुछ इसी तरीके की थी। तो दोनों ही चीज़ें ठीक हैं। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो, ये रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ बताया गया है कि ये सारी चीजें होती थी और इन सभी चीजों की वजह से कहा जा रहा है कि एक्सप्लॉयटेटिव था उस टाइम पर लेबर रिलेशंस को। अगर हम देखें कॉलोनियल इंडस्ट्री में, आपको इनको ऑर्डर में अरेंज करना है। ये क्या है? ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर में हम डिफरेंट मॉडल्स को पढ़ते हैं। कॉर्नोट मॉडल है, बर्ट्रांड मॉडल है, स्टैकलबर्ग है, एजवर्थ है, किंग डिमांड कर्व मॉडल है, पॉल स्क्वीजी का मॉडल। तो बहुत सारे मॉडल्स हैं, उन्हीं को आपको ईयर वाइज अरेंज करना है। एंड द बेस्ट थिंग इज कि जिस दिन एग्जाम था ना 2026 में, उससे जस्ट एक दिन पहले मैंने स्टूडेंट्स का लेट नाइट में एक स्पेशल सेशन लिया था। वहाँ पे एग्जैक्टली मैंने उनको यही चीज़ याद करवाई थी और नेक्स्ट डे सेम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया था। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने सेशन अटेंड किया था, वो सारे ही स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करेक्टली आंसर कर पाए थे, ठीक है। तो देखो, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि कॉर्नोट का जो मॉडल है, कॉर्नोट का जो यहाँ पर मॉडल है वो 1838 में आया, फिर बर्ट्रांड का मॉडल, फिर एजवर्थ का मॉडल, फिर चैम्बरलिन का मॉडल एंड देन पॉल स्क्वीजी का मॉडल आता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं हमारा ऑर्डर। कॉर्नोट का मॉडल, देन बर्ट्रांड का मॉडल, देन एजवर्थ का मॉडल, देन चैम्बरलिन का मॉडल एंड देन स्क्वीजी का मॉडल, स्क्वीजी का मॉडल। तो हमारे पास ABCDE यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब एक चीज याद रख लो, ऐसा क्वेश्चन हर साल आता है आपके एग्जाम में। हर साल मतलब हर साल आया, आप जाके चाहे तो पेपर चेक कर लो। कुछ नहीं करना, 2 मैट्रिसेस गिवन है, उनका प्रोडक्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, क्या करेंगे हम? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू में 3 बन जाएगा 3, प्लस में 5 इंटू में 10, 1 इंटू में 3 प्लस में 5 इंटू में 10, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड रो को हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बन जाएगा 1 इंटू में -2 प्लस में 2 इंटू में 0। फिर क्या करेंगे? सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 इंटू में 3 प्लस में 4 इंटू में 5। फिर क्या करेंगे? इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 इंटू में -2 प्लस में 4 इंटू में 0, प्लस में 4 इंटू में 0। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? 3 + 10 13, -2 ये तो 0 बन जाएगा, ये बन जाएगा -6 प्लस में हमारे पास बन जाएगा 20, तो -6 प्लस में 20 यानी कि 14 हमारे पास बचेगा, ओके। और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या निकल कर आ रहा है? हमारा -4 यहाँ पे निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है? 13 -2 14 एंड हमारे पास कहीं पे हमने कुछ गड़बड़ कर दी है, 3 + 10 हमारे पास है, ओके। यहाँ तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये बन जाएगा हमारे पास हमारा माइनस, ओके। तो हमारे पास फर्स्ट रो को हमने इससे मल्टीप्लाई करा, तो ये -2 प्लस में 0 -2 ही है। इट विल बिकम -6 प्लस में 20 यानी कि प्लस का 14 बन रहा है। इतना हमारे पास करेक्ट है, ओके। राइट। यहाँ पे हमारे पास 4 होगा, यहाँ पे हमारे पास 4 होगा, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? दिस वन, 13 -2 14 एंड 4, ठीक है, ओके। चलो मैं देख लेती हूँ, मैंने कहीं किसी का साइन तो हाइड नहीं कर दिया, नहीं किया, राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल तब होता है जब आउटपुट, आप अगर अपने इनपुट्स को डबल करो तो आउटपुट मोर देन डबल हो जाए। मैम absolutely correct. Large scale of operation allows managers and workers to specialize in their task. That is also correct. तो हमारे पास ये दोनों ही चीजें ठीक हो जाएंगे, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या निकल कर आएगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इसको आपको सॉल्व करना है और मैच करना है इसके आंसर के साथ। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? 5x²। तो बच्चे x² इज इक्वल्स टू में 0 डिवाइडेड बाय 5 अगर मैं करूंगी तो क्या निकल कर आ जाएगा? 0। तो हमारे पास इसके लिए करेक्ट आंसर क्या है? थर्ड। इसे मैं अगर सॉल्व करती हूँ तो ये है 2x², ये -32 उधर जाके +32 हो जाएगा, ये बन जाएगा x²
इज इक्वल्स टू में 32 बाय में 2 16, तो यानी कि x की वैल्यू या तो +4 होगी या -4 होगी, तभी जब मैं उसका स्क्वायर करती हूँ तो मुझे 16 मिलता है। तो इसके लिए करेक्ट हमारे पास क्या है, +4 या -4, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 2x² है हमारे पास, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, x² इज इक्वल्स टू में हमारे पास बन जाएगा माइनस का 16, तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या निकल कर आएगा, +-4 आयोटा। तो हमारे पास फोर्थ करेक्ट है इसके लिए, और इसके लिए हमारे पास क्या करेक्ट निकल कर आएगा, इसको अगर मैं लिखूं तो 2x² माइनस में 32x इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है, यहाँ पर अगर आप सॉल्व करोगे, वैसे भी हमारे पास इकलौता ऑप्शन यही वाला बचा है, तो हमारे पास करेक्ट क्या ही निकल कर आएगा, ये वाला। तो हमारे पास 3241 ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है। ठीक है, आई होप इतनी बात एकदम सबको क्लियर हो चुकी होगी यहाँ पर। वैसे हम इसको सॉल्व भी कर देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 2x को कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा मेरे पास x माइनस में 32, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x इज इक्वल्स टू में 0 एंड x माइनस में 32 इज इक्वल्स टू में, सॉरी हमने यहाँ पे कॉमन लिया है ना, तो कुछ तो इस बोर्ड में प्रॉब्लम हो रही है, मैं दोबारा कर देती हूँ। यहाँ पे 2x को मैंने अगर कॉमन लिया तो इधर बच जाता है x, और माइनस में यहाँ पे क्या बच जाएगा 16, राइट, इज इक्वल्स टू में 0। ये 2x 0 के बराबर होगा या फिर ये x माइनस 16 0 के बराबर है। तो यहाँ पे तो x की वैल्यू ये डिनोमिनेटर में आएगा तो 0 हो जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू 16 हो जाएगी, तो 0,16, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर ये रीड करना था और इसमें ड्रॉप था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस में ही गलती थी, क्वेश्चन के ही ऑप्शंस आपस में मैच नहीं हो पा रहे थे, इस वजह से यहाँ पर इस क्वेश्चन में ही ड्रॉप दे दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक डेट कब अनसस्टेनेबल हो जाता है, जब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट से ज्यादा होगा, तभी तो पब्लिक डेट अनसस्टेनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जब ग्रोथ रेट से हायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये जो इवोल्यूशन ऑफ मनी डिमांड थियरीज हम पढ़ते हैं, तो बेसिकली जो भी मनी रिलेटेड हमारी मनी डिमांड रिलेटेड थियरीज हैं, उनके इवोल्यूशन के बेसिस पर ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट ऑर्डर में हमें इन्हें अरेंज करना है। तो हम लोग एक बारी देख लेते हैं। सबसे पहले कैम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच, देन केन्स की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी, देन बॉमल इन्वेंट्री थियरी, देन टॉबिन्स पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच एंड देन फ्रीडमैन की रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव थियरी। ठीक है, ओके, तो हमारे पास क्या है, कैम्ब्रिज की है, देन उसके बाद हमारे पास केन्स की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी है। ओके, देन हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास हमारी टॉबिन की, राइट, तो हमारे पास टॉबिन की थियरी को हम लोग लिखेंगे, दैट इज बी। देन हमारे पास हो जाएगा हमारा पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच ई, एंड लास्ट में हमारे पास आ जाएगी फ्रीडमैन की। तो CDBEA हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा निकल कर आ रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, यहाँ पर आपको इनको ऑर्डर में अरेंज करना था कि कौन सी चीज कब हुई उसके बेसिस पर। तो देखो, सबसे लेटेस्ट तो हमारे पास 16 फाइनेंस कमीशन है, तो लास्ट में तो हमारे पास ई ही आएगा। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टू एस्टैब्लिश फाइनेंस कमीशन सबसे पहले, देन हमारे पास इनकम टैक्स इन इंडिया। ओके, राइट, ठीक है, तो ए और बी में हम लोग थोड़ा सा भी ऑर्डर देखेंगे, बाकी के हम लोग दोनों ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो जीएसटी और एफआरबीएम में से कौन पहले आया, डेफिनेटली एफआरबीएम आया, क्योंकि जीएसटी तो 2017 में आया था, तो इसके लिए डी हो जाएगा। जीएसटी इन इंडिया हमारे पास सी हो जाएगा, तो DCE। और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनना चाहिए फॉर दिस, इट शुड बी ABDCE, इट शुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट नहीं बोला गया, यहाँ पे बोला गया इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया, तो उस वजह से हम ABDCE को करेक्ट बोल सकते हैं, ABDCE को हम करेक्ट बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिकार्डो की जो थियरी है उसमें कहा गया है कि कंट्री को ट्रेड से बेनिफिट हो सकता है भले उस कंट्री को सभी गुड्स में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज हो। एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि ये बोलते थे कि कंट्रीज को ट्रेड कंपैरेटिव एडवांटेज के बेसिस पे करना चाहिए, मतलब जिस गुड को वो एक लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर प्रोड्यूस कर सकते हैं उसे प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट करना चाहिए। व्हाट मैटर्स फॉर ट्रेड इज कंपैरेटिव एडवांटेज व्हिच डिपेंड्स ऑन रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंसेस, करेक्ट है। तो असर्शन एंड रीजन दोनों ही करेक्ट है, और रीजन आपके असर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है।
नेक्स्ट हमें यहाँ पर इनको अरेंज करना है, तो इनका अरेंजमेंट क्या होगा, हमारे पास ये जो ऑर्डर है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। पहले एक्सटर्नल कॉस्ट को यहाँ पे मेजर करो, मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट को आइडेंटिफाई करो, उस मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट को मेजर करो, मार्जिनल सोशल कॉस्ट को कंप्यूट करो। अब उस मार्जिनल एक्सटर्नल डैमेज या मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट के बराबर ही आपको टैक्स लगाना है, पिगोवियन टैक्स लगाना है। क्यों लगाया जाता है उसके बराबर टैक्स, क्योंकि नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के केस में, नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी के केस में ओवर प्रोडक्शन हो रहा होता है, तो उस मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट को कैलकुलेट कर उसके बराबर टैक्स लगा दिया जाता है, ताकि जो यहाँ पे प्रोडक्शन लेवल है वो ऑप्टिमल लेवल पर आ सके। ओके, तो वेलफेयर इंप्रूव्स आफ्टर करेक्शन, तो ABCDE यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चे, ये जो हमारा गिवन टोटल कॉस्ट फंक्शन है इसे हम डिफरेंशिएट कर देंगे आउटपुट के रिस्पेक्ट में। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये 1/3 एज इट इज छोड़ दो, ये बन जाएगा हमारे पास 3Q² और ये प्लस में 0, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, क्या बच गया Q², ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हमारे पास हमें इनको मैच करना है, ठीक है, कि ब्रिटिश पीरियड के दौरान इन सबका जो फीचर है वो कैसा था। नेशनल इनकम बच्चे यहाँ पे ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट थी, पर कैपिटा इनकम हमारी कैसी थी इनमें से, इट वाज वेरी लो एंड बेयरली राइजिंग। ओके, देन हमारे पास पॉपुलेशन कैसी थी हमारे पास, ओके, ग्रोइंग बट विथ वेरी हाई डेथ रेट, करेक्ट है। और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था कि ज्यादातर लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर पर ही डिपेंडेंट थे। तो 4-2-1-3 ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ओके, आपको पूछा गया है कि नेशनल इनकम को जब आप कैलकुलेट करते हो तो नेशनल इनकम को मेजर करने का इनमें से कौन सा एक अप्रोच नहीं, वेरी बेसिक क्वेश्चन, शायद वो एक 12th स्टैंडर्ड का बच्चा भी यहाँ पर बता सकता है कि इसमें करेक्ट आंसर क्या है, इन्वेस्टमेंट अप्रोच, क्योंकि इनकम अप्रोच, प्रोडक्ट अप्रोच जिसे हम आउटपुट अप्रोच कहते हैं, और यहाँ पर हम इसको वैल्यू एडेड अप्रोच भी कहते हैं, मेथड कहते हैं, एक्सपेंडिचर अप्रोच, ये तीनों ही सही तरीके हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने। फिलिप्स कर्व हमें क्या शो करता है मैम, ये हमें एक इनवर्स रिलेशनशिप बताता है इन्फ्लेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बीच में। ये कहता है कि फिलिप्स कर्व जो है, लेकिन ये शॉर्ट रन में ही ये रिलेशनशिप आपकी सही साबित होती है, लॉन्ग रन में कोई रिलेशन नहीं होता अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड इन्फ्लेशन रेट के बीच में। कर्व आपका वर्टिकल हो जाता है, जहां पे हमें नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या फिर आप कहोगे नायरू, नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके, सीक्वेंस द इवोल्यूशन ऑफ टैक्सेशन प्रिंसिपल इन मॉडर्न इकोनॉमिक्स, इनको आपको सीक्वेंस वाइज लगाना है। तो हमारे पास बेनिफिट प्रिंसिपल है, देन एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल है, देन इक्विटी एंड एफिशिएंसी कंसिडरेशन है, डेड वेट लॉस कॉन्सेप्ट एंड देन ऑप्टिमल टैक्सेशन थियरी, जिसमें हम रामसे रूल के नाम से भी पढ़ते हैं। ओके, तो हमारे पास क्या करेक्ट आ रहा है, BADEC, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हमारे पास एकदम करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले क्या था, बेनिफिट प्रिंसिपल था, देन एबिलिटी टू पे थ्योरी थी, देन लास्ट में हमारे पास ऑप्टिमल टैक्सेशन था, उससे पहले हमारे पास डेड वेट लॉस का कॉन्सेप्ट था और ये था, तो ओके, तो हमारे पास ये थर्ड पे था, राइट, तो हमारे पास BADEC करेक्ट है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, एक दो ही क्वेश्चन अब बचे हुए हैं यहाँ पे, जल्दी से देख लेते हैं। बच्चे यहाँ पे आपसे कहा क्या गया है कि आपको ये इस तरीके से एक डिमांड फंक्शन गिवन है, प्राइस लेवल आपको गिवन है, आपको पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को यहाँ पे कैलकुलेट करना है, और आपको बोला गया है कि क्या यहाँ पे डिमांड इन इलास्टिक है। अब देखो, इसके लिए आपको ना यहाँ पे डिमांड को, ED को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये पता होना चाहिए। चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P इंटू में P अपॉन Q यहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं। इसको मैं dQ/dP इनटू में P/Q, इस फॉर्मूला को मैं इस तरीके से भी यहाँ पे लिख सकती हूँ, ठीक है। मुझे क्या गिवन है, P इज इक्वल्स टू में 60 माइनस में Q²। अब P की वैल्यू मुझे 44 गिवन है, अगर मैं इसे यहाँ पे पुट कर दूं तो मुझे Q की वैल्यू पता चल जाएगी। ओके, अब 60 में से अगर मेरे पास यहाँ पर ये 60 माइनस 44 में लिख दूं और Q² इधर आके पॉजिटिव हो जाए, तो 60 में से 44 अगर हम माइनस करें तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 16 बच जाएगा। Q² हमारे पास 16 है, तो Q की वैल्यू या तो +4 होगी या -4। अब हमें पता है क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हमने कहा Q की वैल्यू यहाँ पर 4 ही है। तो देखो, मुझे P पता चल चुका है 44 है, मुझे Q पता चल चुका है 4 है। मुझे एक चीज और जाननी है, क्या जानना है हमें कि यहाँ पर चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P की वैल्यू क्या होती है। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको ये dQ/dP की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, एंड यहाँ पर हमने ऑलरेडी आपके प्राइस को ले रखा है 44 और क्वांटिटी को ले रखा है हमने 4। इसको कैलकुलेट कर आपको सीधा यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट कर देना है। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप, ये जो आपको डिमांड फंक्शन गिवन है इसका यूज कर आप इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसे कैलकुलेट कर लेना। देखो, जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, दैट इज -1.375, ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन
आप यहाँ पे देखो, अगर ये आंसर करेक्ट है इट मीन्स आपके ईडी की वैल्यू मोर देन 1 है। ये नेगेटिव साइन पे फोकस मत करो, क्योंकि नेगेटिव साइन तो सिर्फ आपकी प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच का इनवर्स रिलेशन दिखा रहा है कि प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी कम और प्राइस कम होने पे क्वांटिटी बढ़ जाती है, उस पर फोकस मत करो। अदरवाइज देखो ईडी की वैल्यू क्या है 1.375, मतलब ईडी की वैल्यू मोर देन 1 है, और जब भी ईडी की वैल्यू मोर देन 1 होती है तब हमारे पास क्या होता है, डिमांड हमारी कैसी होती है, हमारी डिमांड होती है इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड नहीं होती। तो यहाँ बोला गया इन इलास्टिक है तो ये गलत है, तो हमारे पास असर्शन ठीक है, रीजन गलत है। यहाँ पर ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, अगर किसी बच्चे को ये ना समझ में आया हो कि मैंने dq बाई डी कैसे निकाला, मैं वो भी समझा देती हूँ आप लोगों को। dq बाई डी हम कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं बच्चे, अगर देखो मैं यहाँ पर इस फंक्शन को इस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर दूँ, मैं ये जो मुझे फंक्शन गिवन है इसको मैं क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करती हूँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 2q। मुझे dp बाई dq मिला है, मुझे dq बाई dp चाहिए, dq बाई dp चाहिए, तो इसको इन्वर्स कर दो, तो ये क्या बन जाएगा -1/2q। q की वैल्यू हमें पता है कितनी है, q की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो ये बन जाएगा 2 इंटू में 4 यानी कि 8। तो dq बाई dp की वैल्यू मेरे पास -1/8 निकल कर आ रही है। मैं इसको भी सॉल्व कर ही देती हूँ सो दैट किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट ना रह जाए। तो इसकी जगह पर अगर मैं -1/8 पुट करती हूँ और इसको सॉल्व करती हूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास 11, और -11/8 आप सॉल्व कर कर देख लेना। अगर यहाँ पर हम सॉल्व कर भी लें तो हम लोगों ने सबसे पहले लिया है 8 1 8, 3 पॉइंट लगाकर हमारे पास 0 बन चुका है, तो 8 3 24, यहाँ पर हमारे पास बच चुका है 6, तो 60, 8 7 56, एंड यहाँ पर 4 बच चुका है, 0 हम लोग लगाएंगे तो 8 5 40। देखो 1.375 ही हमारे पास आंसर यहाँ पर निकल कर आ रहा है, और नेगेटिव साइन तो हम लगाते ही हैं इनवर्स रिलेशन शो करने के लिए। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन, हमारे 75 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन और हमें डिस्कस करना है, दैट इज कि जो 2 सेक्टर मॉडल है इसमें आपको बताना है कि LM इक्वेशन कैसी होगी। LM इक्वेशन हमें कैसे पता चलेगी, जहाँ पे डिमांड फॉर मनी सप्लाई ऑफ मनी के बराबर होगी। डिमांड फॉर मनी एंड मनी सप्लाई को अगर मैं इक्वेट करूँ तो ये बन जाता है 0.20y माइनस में 5i, और यहाँ पे सप्लाई ऑफ मनी 120 के बराबर है। दोनों को इक्वेट करके मैं मनी सप्लाई इक्वेशन निकाल सकती हूँ। ठीक है, अब जरा मैं इसको किस तरीके से लिख सकती हूँ, आई कैन राइट इट एज 0.20y माइनस में 120 इज इक्वल्स टू में 5i। ठीक है, अगर मैं इस पूरे को 5 से डिवाइड कर दूं, लेट्स से मैंने 0.20y को 5 से डिवाइड कर दिया और 120 को भी 5 से डिवाइड कर दिया, तो इधर क्या बच जाएगा, सिर्फ i यानी कि इंटरेस्ट रेट। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कैंसल आउट होकर 0.04, तो 0.04 इंटू में y माइनस में ये क्या है 24, ये किसके बराबर है, i के बराबर। यही है आपकी LM की इक्वेशन। तो हमारे पास करेक्ट क्या है, 0.04 माइनस 24 इज इक्वल्स टू माई ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका एकदम करेक्ट आंसर है। विद दिस हमने आपके जितने भी क्वेश्चंस थे, ऑल 75 क्वेश्चंस जो हमारे CUET PG 2026 के एग्जाम में पूछे गए इकोनॉमिक्स के पेपर में, उनको डिस्कस कर लिया है, हर एक क्वेश्चन का आंसर देख लिया है। जिन क्वेश्चंस में ड्रॉप था इवन हमने उन्हें भी देख लिया है कि उनका करेक्ट आंसर क्या बनना चाहिए था। आई होप आपको एक पेपर सोल्यूशन देखकर सारी चीजें समझ आई होंगी। सेशन अच्छा लगा होगा, सेशन अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली जाने से पहले आप सेशन को लाइक कर सकते हैं। बट बच्चे, ये तो मैंने आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर में हुए एक क्वेश्चन पेपर का बेसिकली यहाँ पर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। बट अगर आप CUET PG 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि आप डेफिनेटली कर रहे होंगे, तभी आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर्स के सोल्यूशन को देखने में इंटरेस्टेड हैं, तो बच्चे दिस इज माय टेलीग्राम चैनल। बिकॉज सिर्फ एक पेपर सोल्यूशन से सब कुछ नहीं हो जाता, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको एग्जाम से पहले कंप्लीट करनी होती है। एंड यहाँ पर आपको मेरी अगर कंप्लीट गाइडेंस चाहिए CUET PG एग्जाम में इकोनॉमिक्स के लिए, तो आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सारी इंपॉर्टेंट PDF, सारे फ्री स्टडी मटेरियल, सारे एग्जाम रिलेटेड, सब्जेक्ट रिलेटेड अपडेट, सारी PDF, सब कुछ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाता है। सो यू कैन ज्वाइन दिस, स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप इस नेम को सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, यू विल बी एबल टू ज्वाइन दिस चैनल। उसके अलावा देखो, ये तो हम लोगों ने सिर्फ उन चीज़ों को पढ़ा जो आपके एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं, बट इनके साथ आपको उस पूरे सिलेबस को भी तो कवर करना है जहाँ से ये चीज़ें बन रही हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। सो इफ़ यू वांट टू कवर द इंटायर सिलेबस विद मी, तो आप यहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चाणक्य 2.0 बैच। नहीं है अब इसका नाम, अब इसका नाम यहाँ पे 2.0 की जगह आप लोग अगर यहाँ पे स्टोर पे या वेबसाइट पे देखोगे तो आपको चाणक्य अल्टीमेट के नाम से शो हो जाएगा। मैं यहाँ पे साइड पे लिख देती हूँ, आपको शो होगा चाणक्य अल्टीमेट। ठीक है,
ये हमारा प्रीवियस बैच था। अभी जो लेटेस्ट बैच चल रहा है दैट इज चाणक्य अल्टीमेट, क्योंकि चाणक्य 2.0 में एडमिशन फुल हो चुके थे। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें पूरा सिलेबस कवरेज आपका होने वाला है। मैं आपको सारी चीजें पढ़ाने वाली हूँ और मैथ्स का जो यूनिट है वो नेहा मैम पढ़ाएंगी, बाकी सब कुछ आई विल बी कवरिंग। ये सारी चीजें आपको बैच में मिल जाती हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बैच में आपका जो प्रिपरेशन लेवल है वो इस तरीके का रखा गया है कि एग्जाम ईजी हो, मॉडरेट हो या फिर हाई लेवल पे भी चला जाए, आपको सारी चीजें आती हों। ओके, साथ ही साथ महापैक का भी आपके पास ऑप्शन है। तो अगर आप चाहो तो चाणक्य अल्टीमेट जो लेटेस्ट बैच है उसमें एनरोल कर सकते हो, या फिर आप महापैक में एनरोल कर सकते हो। महापैक में एनरोल करने से आपको सभी बैचेस पे एक ही बारी में एक्सेस मिल जाती है, जो भी हमारे करंट बैचेस है, जो भी अपकमिंग बैचेस हैं, उन सब पे। अब मैम अगर बैच में एनरोल करने से पहले हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं बैच से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड, हमें कुछ भी एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड आपसे अगर पूछना है तो बच्चे ये मेरी मेल आईडी है, यहाँ पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अपनी जो भी क्वेरी है वो शेयर कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे डेफिनेटली रिप्लाई प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। देन दिस इज द कोड विच यू कैन यूज, PY19। कोड अप्लाई करने से क्या होता है कि आपको जो भी मैंने अभी बैचेस दिखाए, अगर आप उनमें से किसी में भी एनरोल कर रहे हैं, कोड अप्लाई कर अगर आप एनरोल करोगे तो उन बैच का फाइनल प्राइस आपके लिए रिड्यूस हो जाता है। इस कोड को अप्लाई करने से डिस्काउंट मिल जाता है आपको बैच प्राइस पे। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज के सेशन में बस इतना ही। 2026 का पेपर सॉल्व हो चुका है। इससे पहले मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स को भी आपके लिए सॉल्व करवा दिया है, तो आप उन सेशंस को भी देख सकते हैं। एंड साथ ही साथ यहाँ पे जो यूट्यूब पे मेरी डेली बेसिस पे क्लासेस होती हैं शाम 5 बजे, आप उन्हें भी डेफिनेटली अटेंड कर सकते हैं अपनी CUET PG की प्रिपरेशन के लिए। बैच में एनरोल अगर आपको करना है, वो जो क्वेरी है मैं वो भी रिजॉल्व कर देती हूँ। तो देखो, आपको सिंपली इस तरीके से अड्डा 24/7 की जो हमारी वेबसाइट है या फिर हमारी जो एप्लीकेशन है आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पर हमारी वेबसाइट के थ्रू विजिट कर रहे हो, तो आपको इस तरीके से अड्डा 24/7 को टाइप करना है। इस तरीके से आपके लिए वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ऑल कोर्सेज पे जाना, UG PG एंट्रेंस एग्जाम्स पे क्लिक करना, लेफ्ट साइड पे स्क्रॉल डाउन कर CUET PG का ऑप्शन आएगा, CUET PG इकोनॉमिक्स पे जाना है। दिस इज द लेटेस्ट बैच जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, चाणक्य अल्टीमेट बैच। आपको बाय नाउ पे क्लिक करके पहले कोड एंटर कर देना है PY19। फाइनल प्राइस फिर आपके पास जो निकल कर आएगी पेमेंट के लिए वो एक डिस्काउंटेड प्राइस होगी, मतलब रिड्यूस्ड प्राइस आपके लिए निकल कर आएगी। उसके बाद से कोड अभी मैंने यहाँ पे एंटर नहीं किया, आप जब एनरोल करें तो आप PY19 अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपके लिए यहाँ पे फाइनल प्राइस कम हो जाएगी। पे नाउ पे क्लिक कर देन आप एनरोल कर सकते हैं। बट उससे पहले कुछ भी पूछना हो तो डेफिनेटली मेरी मेल आईडी पे आप रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज के सेशन में बस इतना ही। इसी तरीके से आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक सारे इंपॉर्टेंट सेशन इसी चैनल पर मिलने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और इस क्वेश्चन पेपर का जो सोल्यूशन है वो भी मैं आपको अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी, तो टेलीग्राम को भी जाके ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।